हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पेनल्टीज अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन सी पेनल्टीज लग रही हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। डिटेल में मैंने ये पेनल्टीज बनाई हैं और स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको लर्निंग बेस भी बताऊंगा कि आप कैसे लर्न कर सकते हो इन पेनल्टीज को और कैसे समझ सकते हो इन पेनल्टीज को। सारी बातें डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो विदाउट एनी डिले हम जल्दी से समझते हैं पेनल्टीज नंबर 1। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स या क्लासेस की ज़रूरत है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो अब सबसे पहले पेनल्टी कौन सी आती है? तो सर सबसे पहले पेनल्टी है डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब देखो सरकार, अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो रही है सर? इनकम टैक्स की पेनल्टीज हम कर रहे हैं, इनकम टैक्स। तो सरकार ने ना इसी वर्ड को सबसे पहले थप्पा लगाया और कहा कि अगर किसी पर्सन ने टाइम पे अपना टैक्स पे नहीं करा तो उस पर्सन के ऊपर सरकार पेनल्टी लगाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन की कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपने उस ड्यू डेट से पहले पहले सरकार को अपने टैक्स की पेमेंट करनी है। पर अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया उस चीज़ में, यानी आपने पेमेंट नहीं करी टाइम से, तो सरकार ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है। सरकार ने कहा अगर किसी पर्सन ने टैक्स की पेमेंट टाइम से नहीं करी तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी सेक्शन 221 क्लोज 1 के अंदर, जिसका नाम है डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब पेनल्टी कितनी लगेगी सर? पेनल्टी डिसाइड करेगा हमारा असेसिंग ऑफिसर। पेनल्टी को डिटरमाइन कौन करेगा? हमारा असेसिंग ऑफिसर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें भी और असेसिंग ऑफिसर को भी कि जो भी पेनल्टी की अमाउंट है वो टैक्स अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती। पेनल्टी अमाउंट कैन नॉट बी एक्सीड टैक्स पेएबल अमाउंट, मतलब जितनी हमने टैक्स में देनी है अमाउंट उससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती। अब दूसरी पेनल्टी कौन सी है सर? अब देखो सरकार ने कहा अगर आपको टैक्स पेमेंट करनी है ना तो उससे पहले आपको कुछ रिटर्न्स भी तो फाइल करनी पड़ेंगी ना। तो सेक्शन 234E और F दोनों ही रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग आई हैं चीज़ें। अब अगर आप साल के बीच में बात करते हो तो आप कौन सी रिटर्न भरते हो? सर टीडीएस की रिटर्न सबसे पहले याद आती है। तो बिल्कुल सही बात, टीडीएस की रिटर्न की भी कुछ डेट्स दी गई हैं। सरकार ने साल में कुछ टाइम लिमिट रखी हुई हैं कि जिन पर्सन के ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी बनती है उन लोगों को जितनी टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट में टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर वो पर्सन टाइम लिमिट में टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी सरकार की तरफ से। और सिमिलरली जिस पर्सन की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है और उन पर्सन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कहा जाता है, पर अगर वो भी 31 जुलाई जो कि एक ड्यू डेट है उससे पहले अगर अपनी आईटीआर नहीं भरते तो उन पर्सन को भी पेनल्टी सरकार लगाएगी उसके बाद। अब सबसे पहले जैसे इसमें सेक्शन 234E आपको ये कहता है टीडीएस की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है विद इन टाइम लिमिट, और अगर आप विद इन टाइम लिमिट टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको हर दिन का, मतलब जिस दिन से डिफ़ॉल्ट शुरू हो गया, यानी जिस दिन से आपने पेमेंट, मतलब जिस दिन डेट निकल गई उस दिन से लेकर जितनी देर तक आप पेमेंट नहीं करोगे हर दिन का 200 रुपये चार्ज होता जाएगा आपकी पेनल्टी के ऊपर। यानी आपकी पेनल्टी हर दिन 200 ऐड करते बनती जाएगी। पर याद रखिएगा ये पेनल्टी मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतनी ही जा सकती है जितनी एक टीडीएस की अमाउंट होगी, उससे ज़्यादा पेनल्टी की अमाउंट एक्सीड नहीं कर सकती। सिमिलरली एक ये भी चीज़ कही गई है कि अगर किसी पर्सन को आईटीआर भरने के लिए कहा जाता है, ऑफकोर्स 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट होती है, तो अगर 31 जुलाई तक कोई भी पर्सन अपनी आईटीआर, यानी कोई पर्सन अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो उस पर्सन ने अगर उस डेट के बाद यानी 31 जुलाई के बाद अपनी आईटीआर फिल करी है तो फिल करने, मतलब आपको फाइल करवाने के लिए, यानी इनकम टैक्स रिटर्न सरकार को फाइल करवाने के लिए आफ्टर 31 जुलाई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब वो पेनल्टी कितनी लगेगी सर? 5,000 रुपये लगेगी पेनल्टी अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम जो बन रही है वो 5 लाख या उससे कम है तो उस केस में सरकार आपसे जो पेनल्टी है वो 1,000 रुपये लेगी।
मतलब पेनल्टी की अमाउंट 5,000 हो जाएगी अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन पेनल्टी की अमाउंट 1,000 हो जाएगी आफ्टर 31 जुलाई अगर आप अपनी ITR फिल करते हो और उसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई है। उसके बाद अब देखो, सरकार ने टैक्स पे करवा लिया, टैक्स पे करने से पहले रिटर्न के बारे में भी बात कर दी। अब रिटर्न बात करने पर भाई साहब, जब रिटर्न की बात कर रहे हो तो रिटर्न में क्या नोट आउट कर रहे हो? इनकम। क्या नोट आउट कर रहे हो? इनकम। तो मैं लिंक करवा रहा हूं, याद करने का तरीका सीख लो भाई। सबसे पहले सेक्शन 221 आया जिसमें टैक्स की पेमेंट की बात हुई। 234E और FI TDS रिटर्न और ITR की बाद में बात हुई, उसकी पेनल्टी के बारे में बात हुई। अब जब जिस ITR में क्या भर रहे हो सर, इनकम ही तो दिखा रहे हैं उसके अंदर, तो इनकम के बारे में अगर बात कर रहे हो, अपनी बुक्स बनाओगे उससे पहले, तो जो भी आप इनकम नोट आउट कर रहे हो ना, अगर आपने उसमें अंडर रिपोर्टिंग करी है, अंडर रिपोर्टिंग का मतलब है आपने इनकम अच्छे तरीके से डिस्क्लोज नहीं करी भाई साहब, तो सरकार आपको उस चीज के लिए सेक्शन 270A के अंदर 50% की पेनल्टी लगाएगी, और वह 50% उस टैक्स पेएबल अमाउंट के ऊपर लगेगा जो अंडर रिपोर्ट इनकम करी गई है। मतलब जितनी अंडर करी गई है ना, जितनी रिपोर्ट नहीं हुई है इनकम, यानी जिसको छुपाने की कोशिश की गई है, जितनी आपने अंडर रिपोर्ट करी है इनकम, उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा उस टैक्स का 50% आपको पेनल्टी सरकार को देनी पड़ेगी। सिमिलरली, अब सुन लो, सिमिलरली अंडर रिपोर्ट अगर मिस रिपोर्टिंग की वजह से हुई है, अब सुन लो, अंडर रिपोर्टिंग रिजल्ट फ्रॉम मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग क्या होता है सर? मिस रिपोर्टिंग होता है गलत इंफॉर्मेशन देकर करना कुछ काम, मतलब फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो भाई साहब, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर कोई काम करने की कोशिश की है और उसकी वजह से अंडर रिपोर्टिंग हुई है ना इनकम की, तो फिर आपको 50% नहीं 200% टैक्स का मतलब 200% टैक्स पेएबल के ऊपर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 50% अंडर रिपोर्ट के केस में है, और अगर अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग की वजह से हुई है तो 200% टैक्स पेएबल अमाउंट का, जो कि मिस रिपोर्टिंग की वजह से आपका टैक्स बन रहा है, उस अमाउंट के ऊपर 200% पेनल्टी लगाई जाएगी। हो गया क्लियर? सबसे पहले क्या किया सर हमने ये देखा सबसे पहले कि टैक्स के ऊपर कितनी लगेगी। टैक्स कैसे फिल किया जाता है? ITR की मदद से। ITR में क्या शो किया जाता है? इनकम। तो अगर इनकम को अंडर रिपोर्ट कर दिया या मिस रिपोर्ट कर दिया तो ये पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। यहां तक हो गए होंगे बड़े आराम से। अब देखिए सर, अब बहुत अच्छी बात है, अब हम 271 के घर की बात करने वाले हैं, यानी हाउस। यानी अब मैं 271 ABCDEFGH ऐसी कहानियां बताऊंगा आपको। तो लर्न करने का तरीका भी आपको मिल रहा है साथ साथ। तो देखिए जरा क्या करना है। तो 271 सेक्शन की बात शुरू हो गई है सर। तो 271 में सबसे पहला A सेक्शन आता है, A आता है और AA आता है। तो सर सबसे पहले A4 होता है अकाउंटिंग की बुक्स को मेंटेन करना, मतलब अकाउंटिंग की बुक्स को मेंटेन ना कर पाने की वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। देखो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं एक ना लिमिट रखी गई है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा आपकी सेल्स वगैरह चली जाती हैं उसके बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटिंग बुक्स को मेंटेन नहीं करते हो या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो आपको कहा गया था मेंटेन करने के लिए उसको मेंटेन नहीं करते हो, तो सरकार 271A, जिसका मतलब है अकाउंटिंग की बुक्स को ना बनाना, ना मेंटेन कर पाना, तो उसके लिए सरकार आपको 25,000 रुपए का जुर्माना लगाएगी, मतलब पेनल्टी लगाएगी 271A सेक्शन के अंदर। अब ये सुनो, ये नॉर्मल केसेस है। नॉर्मल मतलब इंडिया के डोमेस्टिक केसेस की बात हो रही है। लेकिन अगर यहीं पे हम किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर भी हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स नहीं बनाते, अरे भाई साहब, इंडिया में आपको 25,000 रुपये का लगा रहा है वो जुर्माना, तो इंटरनेशनल तो नोट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हो और उनकी कोई बुक्स को प्रिपेयर नहीं करते हो, उस चीज़ के रिगार्डिंग कोई मेंटेन नहीं करते हो अपनी बुक्स, तो वहाँ पे सरकार आपको जितनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू है उसका 2% पेनल्टी में लगाएगी, उसका 2% पेनल्टी में लगाएगी। क्या मतलब निकला सर? A4 अकाउंटिंग की बुक्स को ना बनाने की वजह से सरकार ने आपके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगाया है,
और 25,000 का जुर्माना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर केस आता है, यानी आप अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केसेस में इन्वॉल्व हो जाते हो तो वही अमाउंट 2% के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? हो गया ये। अब अकाउंटिंग की बुक्स को ना बनाना, तो सर पहले तो बुक्स नहीं बनाई, और अगर बुक्स बना ली हैं तो उसको क्या करवाना पड़ता है? सर सेक्शन बी ने कहा, यानी 271B में कहा गया उसको ऑडिट करवाने के लिए। अब देखो ना, जब आप बुक्स बनाते हो तो उसको ऑडिट भी तो करवाते हो कि नहीं करवाते? तो पहले तो अगर आपने बुक्स नहीं बनाई तो सेक्शन 271A ने कहानी सुना दी आपको। अब अगर आपने बुक्स को ऑडिट नहीं करवाया, लर्न करने का तरीका क्या है? अकाउंटिंग की बुक्स को ना बनाना, वो पहले हो गया। अब बी फॉर क्या होता है सर? बुक्स को ऑडिट नहीं करवाना। तो 271B ने कहा और उसके बड़े भाई BA ने भी कहा कि भाई साहब मेरी बातें सुन लो, पहले मेरी बातें सुन लो, अकाउंटिंग की बुक्स बनाने से काम नहीं चलेगा, ऑडिट करवाना भी पड़ेगा। तो जिनको कहा गया था कि आपने ऑडिट करवाना है, पर उन लोगों ने ऑडिट भी नहीं करवाया, अपनी अकाउंटिंग की बुक्स को बना तो ली हैं पर ऑडिट नहीं करवाई हैं, तो उस केस में उन लोगों के लिए पेनल्टी सरकार ने रखी हुई है। कितनी पेनल्टी लगाएगी सरकार अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया? तो सर ये पेनल्टी है 1,50,000 या फिर आपकी टोटल सेल का आधा %, टोटल सेल का आधा % या फिर 1,50,000 रुपीज, दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगी वो सरकार आपसे पेनल्टी के तरीके से वसूलेगी, पेनल्टी के तरीके से वसूलेगी। अब अपने आप सोचो जरा कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बुक्स ऊपर बना रहे थे, 271A ने कहा कि बुक्स बनानी, मतलब आपने बुक्स नहीं बनाई, अगर आपने बुक्स बनाई है पर उसमें इंटरनेशनल रिगार्डिंग चीज़ें नहीं रखी तो वो 271AA आता था। तो भाई अगर बुक्स भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अगर बन जाएंगी तो उसको भी अगर ऑडिट नहीं करवाओगे तो उसके लिए भी तो होगी ना पेनल्टी। तो यस सर, अब 271BA ने क्या कहा कि जब AA की बात हो रही थी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बुक्स नहीं बना रहे हो तो वहाँ पे 2% पेनल्टी लगेगी। अब BA ने कहा कि अगर ऑडिट नहीं करवाओगे ना तो फ्लैट 1 लाख रुपए देने के लिए रेडी रह जाओ। ध्यान से सुन लो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अगर बुक्स नहीं बनाओगे तो 2% सरकार ने जुर्माना लगाया था, अगर उन्हीं बुक्स को ऑडिट नहीं करवाओगे तो सेक्शन 271BA ने कहा हम आपके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे। क्लियर है? यस सर। उसके बाद अब हम कहानी सुनाते हैं आपको TDS TCS की। अब कहानी किसकी शुरू हो जाएगी? TDS TCS की। सर इसको याद करने का तरीका क्या है? अरे भाई TDS TCS के जितने भी सेक्शन होंगे ना, सुन लो जरा कैसे लर्न करने हैं। सर TDS TCS आपको कहता है हाय हम भी आ गए, मतलब TDS TCS ने कहा हाय हम भी आ गए। क्या मतलब सर? अरे हाय कहा मैंने, HY हाय। तो ऑब्वियस ही बात है, सेक्शन 271H के बात अगर करेंगे तो सर वो सबसे पहली लाइन दिख रही है आपको, फेलियर टू फर्निश द TDS स्टेटमेंट। तो सबसे पहली लाइन में ये कहा है कि अगर TDS की स्टेटमेंट जो आपने फाइल करी है वो मतलब आपने फाइल ही नहीं करी, सपोज पहली बात तो आपने TDS की स्टेटमेंट फाइल ही नहीं करी। अगर स्टेटमेंट फाइल चलो कर भी दी लेकिन उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे दी कोई, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट भर दी कोई, तो अगर या तो गलत कर दी है या तो फाइल ही नहीं करी है, तो TDS के रिगार्डिंग सरकार कह रही है अगर आपने गलत स्टेटमेंट फाइल करी या फिर करी ही नहीं है तो दोनों के केस के अंदर आपको मिनिमम 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, और ये जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक भी जा सकता है। तो TDS TCS बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं भाई साहब, इसको नेग्लिजेंस में मत रखिएगा। तो TDS TCS की अगर आपको कोई कहा गया है ना स्टेटमेंट, अगर फाइल नहीं भी करोगे या गलत फाइल करोगे ना तो 10,000 मिनिमम जुर्माना है, मतलब इसका रैंकिंग करेगा 10,000 मिनिमम है और मैक्सिमम 1 लाख तक सरकार को देना पड़ जाएगा H के केस में। अब देखो हाई है ना, हाई तो मतलब आई भी आया होगा। तो सेकेंड लाइन में यही कहा गया कि फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू TDS डिडक्शन रिलेटेड रिगार्डिंग नॉन रेजिडेंट। ऊपर था रेजिडेंट, अब भाई साहब आ गए नॉन रेजिडेंट। ऊपर था रेजिडेंट, अब कौन आ गया? नॉन रेजिडेंट। तो ऑब्वियस ही बात है सर, H कहता है हाय आई एम अ रेजिडेंट, तो I कहता है आई एम अ नॉन रेजिडेंट। तो हाय करने के लिए TDS TCS आपके पास आए हैं।
तो पहला H वाला रेजिडेंट के केस में है और I वाला नॉन रेजिडेंट के केस में है, और पेनल्टी का भी दोनों में फर्क जरूर होगा। ऊपर वाली पेनल्टी मिनिमम रैंक करेगी ना 10 से 1 लाख में, ये टोटली आपको बता रहा है कि 1 लाख की पेनल्टी लग सकती है अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो और आपने कोई TDS TCS की रिटर्न मतलब स्टेटमेंट फाइल ही नहीं करी या फिर गलत फाइल करी है उस केस के अंदर। अब सर हाई तो हो गया, HY यानी 271H और 271I तो दोनों समझ में आ गए। अब थर्ड लाइन जो है ना वो है 271C और CA। अब मेरी बात सुनो सर, C और CA, तो सर C4 A B पढ़ लिया था ना ऊपर, A और B सेक्शन हो गए थे। अब सर C4 क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। C4 क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। लेकिन सुनो, कभी भी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस डिडक्शन ऑफ टैक्सेस के बिना सुना है? यानी कभी भी चैप्टर आता है तो TDS एंड TCS आता है ना, तो सर इसी वजह से इन्होंने भी कहा है कि जैसे जैसे भाई साहब TCS है वहाँ वहाँ TDS का होना ज़रूरी है। कहने का मतलब मेरा ये निकला कि 271 सेक्शन C वाला जो है ना वो TDS के रिगार्डिंग है, और 271CA वाला जो है ना वो TCS के रिगार्डिंग है। लेकिन है किस चीज़ के रिगार्डिंग? तो सर 271C कहता है TDS के रूप में कि अगर आप TDS डिडक्ट करना भूल जाते हो भाई साहब, अब ये भी तो ड्यूटी है ना, रिटर्न फाइल करने से पहले TDS को काटना ज़रूरी है भाई। एक लिमिट जब क्रॉस कर जाएगी, अगर एक एम्प्लॉयर पता है कि एम्प्लॉयर को पता है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा चली गई है किसी पर्सन की सैलरी, तो उसको TDS काटना पड़ेगा। अगर वो TDS डिडक्ट करना भूल जाता है तो भाई साहब उसको भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। जितना टैक्स बनता है उतनी ही पेनल्टी के मतलब उतनी अमाउंट के इक्वल ही आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ TCS, अरे भाई साहब TDS का अकेला रूप नहीं है, TCS भी इसी केस में आता है कि अगर डिडक्ट करना भूल गए तो कलेक्ट करना भी भूल गए तो गलती आपकी है भाई, गलती आपकी है। तो उस केस में भी जितने टैक्स की अमाउंट बनती है उसके इक्वलाइज वे में ही आपकी पेनल्टी आपको लगाई जाएगी। ठीक है जी, तो दिस इज नोन एज C और CA हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं सर अगला सेक्शन, मतलब अगले बात करते हैं। अब देखो हमने A फॉर अकाउंटिंग की बुक्स ना बनाना, 271 चल रहा है, A फॉर अकाउंटिंग की बुक्स को नहीं बनाया, B फॉर बुक्स को ऑडिट नहीं करवाया, और A फॉर उसका अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो AA आ जाएगा, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑडिट नहीं करवाया तो BA आ जाएगा, राइट। C और CA में हमने बात कर ली सर, C TDS के लिए है, CA TCS के लिए है अगर उनको डिडक्ट या कलेक्ट करना भूल गए। अब TDS हाई करता आएगा, TDS TCS हाई करते आएंगे ना, तो भाई साहब उनको फर्निश करना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब उनकी स्टेटमेंट फर्निश करवाना भी ज़रूरी है, और वो भी सही बिल्कुल करेक्ट वाली होनी चाहिए, नहीं तो फाइन लग जाएगा। हो गया ये सर। अब D फॉर, सर आपने D फॉर डिडक्शन क्यों नहीं बोला, TDS D फॉर क्यों नहीं आया? अरे भाई जहां D जो था ना वो पहले ही किसी ने बुक करके रखा हुआ था, D सेक्शन पहले ही किसी ने बुक करके रखा हुआ था सर, वो कौन था? डिपॉजिट वाले बंदे। अब कंपनी कहती है अगर उन्होंने किसी से लोन यानी डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करे हुए हैं 269 सेक्शन SS के अंदर, तो भाई साहब अगर आपने उनकी लिमिट को नहीं माना, यानी डिपॉजिट लेते समय सेक्शन 269 SS की कॉन्ट्रावेंशन करी गई है, यानी 269SS जो सेक्शन है जो कि डिपॉजिट के लिए बना हुआ है, उसमें कंडीशंस जो दी गई हैं अगर उनकी कॉन्ट्रावेंशन करी जाती है, उनको माना नहीं जाता है, तो सरकार आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। और पेनल्टी कितनी होगी? सम इक्वल टू द लोन, जितनी डिपॉजिट अमाउंट है उसके बराबर, जितनी डिपॉजिट अमाउंट है उसके बराबर, या जितनी कहा गया है स्पेसिफाइड सम टेकन उसके बराबर, दोनों में से जो भी सही लगेगा वो वहां पे लगाई जा सकती है लोअर के केस में, राइट। अब मेरी बात सुनो, अब ऊपर वाला A जो D था ना D, अब D तो आ गया सिंपल केसेस के अंदर 269 SS के केस में, लेकिन ST जैसे था ना वो भी तो डिपॉजिट वाला ही था। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि 269 SS में अगर आप डिपॉजिट लेते हो विदाउट एनी लिमिट और उसकी कॉन्ट्रावेंशन कर देते हो तो ऊपर वाला सेक्शन है D वाला। अब D का छोटा भाई DA भी आ जाता है जो कहता है 269 ST सेक्शन जो है ना वो भी कुछ गाइडलाइन देता है डिपॉजिट लेने के लिए, पर वो लिमिट कितनी होनी चाहिए? अगर 2 लाख से ज़्यादा की लिमिट है ना, 2 लाख या उससे ज़्यादा की लिमिट अगर आप डिपॉजिट में लेते हो तो
उस केस में भी सरकार आपसे पेनल्टी वसूल करेगी अगर आपने 269 ST सेक्शन को नहीं माना तो। ठीक है जी, दे देते हैं, वो भी पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप उसको नहीं मानते हो तो सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिसिप्ट, जितनी रिसिप्ट मिली है ना उतनी अमाउंट के बराबर ही पेनल्टी लग जाएगी, ये कहा गया है। तो सर ये तो कोई बात नहीं है, डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट के अमाउंट के बराबर हो गया। अब मेरी बात सुनो, D4 अगर डिपॉजिट लिए गए हैं तो क्या लोन लेकर अपने पास घर बसा लोगे? अरे नहीं सर, उसको वापस भी तो करना पड़ेगा। तो सेक्शन ई ने कहा कि उसको वापस भी तो करना है ना। अगर D4 डिपॉजिट करवाना ले रहे हो तो E4 उसको वापस करना भी सीखो भाई। सर वैसे सेंस नहीं बनती, लेकिन स्टिल अब डी है तो उसके अगला सेक्शन ही तो उसको रीपे करने के लिए बनेगा ना। अब दूर आर थोड़ी बनाऊंगा मैं रीपे करने के लिए, तो जो अवेलेबल है वही बना दूंगा ना कि D4 अगर एक्सेप्ट करते हो तो E4 उसको वापस करना भी ज़रूरी है। यानी सेक्शन 269T में ये कहा गया है कि रीपे करते समय किन किन कंडीशंस को ध्यान में रखना है, और अगर आपने उन कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखा यानी कॉन्ट्रामेंट करा है तो उस केस में भी जितनी अमाउंट को रीपे कर रहे हो, जितनी अमाउंट को एडवांस में रीपे किया गया है या जितनी अमाउंट दी गई है वापस, उतनी अमाउंट के बराबर ही पेनल्टी लगाई जा सकती है इस केस के अंदर। सर ये हो गई डी और ई की कहानी, ये हो गई डी और ई की कहानी। हाँ जी, तो अब देखिए कौन से सेक्शन शुरू हो गए सर, 271F, G और J, जिसका मतलब है फेलियर टू फर्निश द स्टेटमेंट, यानी आपसे कोई स्टेटमेंट्स मंगवाई गई थी और आप उनको फर्निश करना भूल गए। अरे भाई गलती करी है तो गलती का भुगतान तो इनकम टैक्स वाले आपसे अच्छे से लेंगे भाई, अच्छे से लेंगे। अच्छा सर यहाँ पे G और J आ रहा है, H और I कहाँ है भाई? अरे भाई हाई कर तो आए हो, TDS TCS को भूल गए क्या? वो वहाँ हाई कर रहे थे आपको TDS TCS वाले, हेलो हाय, तो वो वहाँ पे चले तो गए, मतलब वहाँ ऊपर आपने पढ़ तो लिए। तो सर यहाँ G और J पढ़ोगे और F वाली कहानी पढ़ोगे। तो सर F वाली कहानी में क्या लिखा गया है? सबसे पहले F फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, FA कहता है कि अगर आपसे इनकम टैक्स वालों ने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट्स मंगवाई गई थी लेकिन आपने उनको वो फर्निश नहीं करके दी, मींस उनको वो सबमिट नहीं करी और आप उसमें फेल हो गए, जितने टाइम लिमिट बताई थी उस टाइम लिमिट में आपने उस स्टेटमेंट को फर्निश नहीं करवाया, तो भाई साहब उस केस में सरकार आपको बख्शेगी बिल्कुल भी नहीं। और जिस दिन से आपने ये डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया उसी दिन से सरकार आपको 500 रुपये की हर दिन की पेनल्टी लगाना शुरू कर देगी, हर दिन की पेनल्टी लगाना शुरू कर देगी। और यही पेनल्टी 1000 रुपये के बराबर चली जाएगी अगर आपको इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भी भेजा था और आपने उस नोटिस का रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। उन्होंने आपसे कोई स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट मंगवाई किसी नोटिस के ज़रिए, पर आपने उस नोटिस का रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, उसमें भी फेल हो गए, तो भाई साहब उस केस में ये 500 नहीं, ये 1000 रुपये की पेनल्टी मानी जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद 271FAA की बात करते हैं, जिसमें जो आपने ऊपर फर्निश नहीं करवाई, अब ऊपर तो ये तो नहीं लिखा था गलत फर्निश करवाई है। अब 271FAA ये कहता है कि भाई साहब मैंने तो आज्ञा का पालन किया, मैंने तो फर्निश भी करवा दी टाइम टू टाइम। अरे भाई देखो फर्निश करवाना ही ज़रूरी नहीं होता, सही स्टेटमेंट फर्निश करवाना ज़रूरी होता है टाइमली बेसिस के ऊपर। सही स्टेटमेंट, सर सही का मतलब क्या हुआ? करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कहीं पे फर्निश करवा दी तो वहां पे भी पेनल्टी लगेगी भाई साहब। और ये पेनल्टी ऐसी वैसी नहीं है, ऊपर तो फिर भी 500 रुपये हर दिन का देना पड़ रहा था, यहाँ पर तो सीधे ही 50,000 रुपये लगेंगे भाई, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये, मतलब एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से आपको सीधी कितनी पेनल्टी लग जाएगी? बहुत शार्प पेनल्टी है, 50,000 रुपये की पेनल्टी अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कोई गलत फर्निशमेंट करवा देते हो तो। ठीक है जी, ये चीज़ है। अब उसके बाद अगर आप फेल हो जाते हो, अब दोबारा से फेल हो गए भाई, कितनी बार फेल होना है भाई? सर एक और बार फेल हो जाते हैं 271FAB सेक्शन के अंदर, ये कहकर कि कोई भी एलिजिबल फंड, इन्वेस्टमेंट फंड में आपने कोई पैसा डाला हुआ है और उस पैसे की डिटेल आपने एक स्टेटमेंट के ज़रिए बतानी है, एक स्टेटमेंट के ज़रिए फर्निश करनी है इनकम टैक्स वालों को, उनके डॉक्यूमेंट देने हैं इनकम टैक्स वालों को, जो टाइम लिमिट बताई गई है उस टाइम लिमिट के अंदर।
पर भाई साहब आप फिर से भुलक्कड़ भाई साहब, आप फिर से भूल गए, आपने फिर से उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अब ये तो इन्वेस्टमेंट का सवाल है भाई साहब, इन्वेस्टमेंट का सवाल है। तो अगर आप एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड की स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स वालों को फर्निश करना भूल गए जितने टाइम पीरियड में कहा गया था, तो इन्वेस्टमेंट के केस में सरकार बिल्कुल नहीं बख्शती है। और आप भुलक्कड़ भाई साहबों को तो ठीक करने के लिए सरकार सीधा दंड लगाती है। कितना? 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। अरे भाई 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 भाई, ये गलती मत कर देना कभी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब एफ वाली कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं जी और जे के ऊपर। जी और जी ने क्या कहा? सर जी ने तो ऊपर वाली कहानी दोबारा रिपीट कर दी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाली, याद है किसी को? तो सर उसी केस के रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो हमने ऊपर पढ़ी थी अकाउंटिंग बुक्स और ऑडिटिंग के केस में, तो भाई साहब उसमें अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन में डीलिंग कर रहे हैं और उन ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग हमारे इनकम टैक्स वालों ने हमसे कोई क्या मांगी है? डिटेल वगैरह मांगी है, डॉक्यूमेंट फर्निश करने के लिए कहा है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, पर हम भूल जाते हैं, हमने उनको वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया, हमने उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन उनको टाइमली बेसिस पे नहीं दी। तो जितनी पेनल्टी बुक्स के केसेस में लगी थी ना हमें, क्या सर बुक्स के केसेस में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की पेनल्टी क्या थी? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट का 2%, वही इसी केस में दोबारा से पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। एंड जे भाई साहब क्या कहते हैं? ये गलती अकाउंटेंट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर या मर्चेंट बैंकर को भारी पड़ेगी। अगर इनमें से किसी भी एक पर्सन को कहा गया था कि भाई साहब आपकी ड्यूटी बनती है कोई सर्टिफिकेट वगैरह या कोई रिपोर्ट जो आपके तरफ से आनी चाहिए थी पर आपने इनकम टैक्स वालों को टाइमली बेसिस पे नहीं भेजी और उसकी वजह से किसी दूसरे बंदे को नुकसान हो रहा है, तो इस चीज़ का हर्जाना तो आपको देना पड़ेगा, मतलब इस चीज़ के लिए भी सरकार आपको पकड़ेगी। इसमें अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर पकड़े जाएंगे। तो उसको कहा गया कि भाई साहब अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाई गई और वो इन्फॉर्मेशन या तो आपने दी नहीं, पहली बात तो ये, अरे भाई चलो दे भी देते हो, अगर उसमें स्पेशली गलती निकली ना, इनकरेक्शन निकली, मतलब करेक्शन नहीं हुई, तो वहाँ पंगा पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपने इनएक्यूरेट रिपोर्ट दी है तो उस चीज़ का बड़ा 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 इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी 10,000 रुपये की पेनल्टी शार्पली सरकार आपके ऊपर ठोकेगी। 10,000 रुपये की मांग आपसे उसी समय करी जाएगी, ठीक है जी। ये है आपके फेलियर्स कि अगर आप फेल होते जा रहे हो किसी ना किसी चीज़ में, और कौन कौन सी चीज़ें हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गई, इन्वेस्टमेंट फंड हो गए, या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, या फिर अकाउंटेंट की गलतियां हो गई, उनकी गलत रिपोर्ट, उनकी गलत डॉक्यूमेंट हो गए, तो उस केस में सारी फेलियर्स के ऊपर भी आपको पेनल्टी कितनी लगेगी वो भी आपने 271 जी, जे और एफ के केसेस के अंदर सीख लिया है। अब कहानी पलट गई, अब 271 ने टाटा बाय बाय कर दिया, अब हम घर चल रहे हैं किसके? 272 के, और ये हमारा लास्ट घर होगा पेनल्टी का। अब इस घर में सिर्फ 2 चीज़ें बताई गई हैं, कौन सी मेन चीज़ें कौन सी बताई गई हैं? सर 272 में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 272 ए ने क्या कहा? ए फॉर आंसर। 272 के ए का मतलब क्या है? आंसर। सर किस चीज़ का आंसर पूछ रहे हो आप हमसे? अरे भाई मैं नहीं पूछ रहा, इनकम टैक्स वाले पूछ रहे हैं, जाओ उनके आंसर्स का उनके क्वेश्चंस का आंसर देते जाओ। इनकम टैक्स वाले पूछ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे के आओ। अरे भाई नहीं देना है, मन नहीं है देने का? नहीं सर हमने नहीं देना। या फिर उन्होंने कोई स्टेटमेंट मंगवाई थी उसको साइन करो, नहीं करना, रहने दो सर, रहने दे। हाँ जी रहने दो। क्या चाहता है? 10,000 रुपये दे देना। ओ हाँ जी बिल्कुल, ए फॉर आंसर। 272 ए का मतलब है आंसर का रिप्लाई दे दो भाई। अगर आंसर का रिप्लाई नहीं दिया ना और पगला गया इनकम टैक्स वाला, तो भाई साहब इनकम टैक्स ऑफिसर अगर पगला गए ना तो 10,000 रुपये की पेनल्टी सीधे ठोकेंगे आपके ऊपर। फिर मत कहना कि 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो याद रखना इन चीज़ों का कि कोई स्टेटमेंट साइन करने के लिए दिया ना, उसी समय करके दे देना। आंसर मंगवाया है उसी समय सबसे पहले उनको दे देना आंसर, नहीं तो अगर उनका दिमाग खराब हो गया 10,000 रुपये का नुकसान आपका पक्का है, ठीक है। एंड 272 बी और बीबी की कहानी में आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स के लिए जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए भाई साहब, कौन सी? अरे भाई जो सबसे ज़रूरी है, ये काम करने से भी सबसे पहले ज़रूरी है।
आपकी खुद की आइडेंटिटी नंबर भाई, पैन कार्ड नंबर, पैन पैन PAN पैन, पैन नहीं है, फेलियर टू अप्लाई, फेलियर कोड, इंटीमेट पैन। 22 में ना यही कहानी घूम रही है कि 10-10 हज़ार रुपये लगा दो, बस 10-10 हज़ार रुपये मांग रही है सरकार और कुछ भी नहीं कर रही आपसे, ठीक है। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट आर कम अंडर द पेनल्टी। तो यहाँ तक हो गई आपकी पेनल्टी डन। टाटा बाय बाय। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको पेनल्टी का टॉपिक, और अच्छे से सच में समझ आया है ना, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, जितना हो सकता है ज़्यादातर बच्चों तक शेयर करिएगा, काफ़ी बच्चों को बेनिफिट हो जाए, मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो जाए, ये शेयर करके ही होगा। प्लीज़ आप जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करिए, और सब्सक्राइब तो पहले नंबर पर करिए चैनल को, अगर रेगुलर अपडेट्स आपको चाहिए तो, ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो तक का इंतज़ार करिएगा। आज के लिए इतना ही है, गुड बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।